यदि भाग्य पहले से निर्धारित है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारी क्या गलती है? ये भगवान की इच्छा से तो हो रहा है सब कुछ। तो इसमें काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही गहरा है, इसलिए आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वास्तव में सब कुछ भगवान के नियंत्रण से ही होता है, कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा भी दिया है। जिस प्रकार भगवान के पास स्वतंत्रता है, उसी प्रकार हम सभी के पास भी एक छोटी सी स्वतंत्रता है, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी इच्छाओं के अनुसार फिर भगवान वैसे होने देते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि भगवान ज़बरदस्ती अपनी इच्छा हम पे थोपते हैं। उदाहरण के लिए कोई छोटा बच्चा है, वो आग से खेलना चाहता है, पिता उसको बार बार मना करते हैं कि नहीं बेटा, आग से खेलने से जो जल जाओगे, चोट लग जाएगा। लेकिन बच्चा फिर भी खेलना चाहता है, फिर भी खेलना चाहता है, और पिता को चिंता होती है कि एक दिन कहीं इसको ज़्यादा चोट ना लग जाए। तो पिता क्या करते हैं, उसको एक मोमबत्ती के पास बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, हम आग से खिलाता हूँ तुमको, इधर आओ, आग से खिलाएंगे। और उसकी उंगली को पकड़ के कुछ 1 सेकंड के लिए आग में डाल देता है, ताकि बच्चा सीखे कि आग में उंगली डालने से जलता है, और बच्चे को तुरंत दर्द होता है, और वो सीख जाता है कि नहीं, आग से खेलने से दर्द होता है, जल जाता है हाथ। तो यहाँ पर वास्तव में पिताजी के नियंत्रण में ही उस बच्चे का हाथ आग में रखा गया, लेकिन पिताजी ऐसा चाहते नहीं थे। बच्चे के जिद के कारण बच्चे को शिक्षा देने के लिए पिताजी ने इस प्रकार से किया। उसी प्रकार हमारे साथ जो भी हो रहा है, सब भगवान के नियंत्रण में हो रहा है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है, वो भी भगवान के अंडर में हो रहा है। लेकिन हमें इस प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छा है अलग से भोग करने की, इस संसार में एक्सप्लॉइट करने का, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, या केवल अपने सुख को ध्यान रखना और बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं रखना। तो इस कारण से भगवान हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, इस प्रकार के दुख भरी स्थितियां से गुजरना पड़ता है, ताकि हम सीखें कि दूसरों को दुख देना उचित नहीं है। और जिस प्रकार मैं सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहा हूँ, उसमें सुख है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल्ड तरीके से है, लेकिन इसका जो असली इच्छा करने वाला था वो हम थे। हमारी इच्छा के अनुसार ही भगवान हमें वैसे परिस्थितियों में रखते हैं। और यदि हम इन बातों को समझें, खासकर यदि भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ें, सनातन धर्म के ज्ञान को समझें, तो हम अपनी इच्छाओं को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इच्छाएं यदि सुधर जाएं तो जीवन सुधर सकती है। इच्छाएं कैसे सुधरेंगी? अच्छा संगति करने से। हम जिन लोगों के साथ संग करते हैं, उन्हीं की इच्छाएं हमारे अंदर प्रभावित हम होते हैं। तो यदि हम साधुओं का संग करें, भक्तों का संग करें, यदि हम अपने शास्त्रों का संग करें, संतों का संग करें, तो उनकी जो शुद्ध इच्छाएं हैं, किस प्रकार समाज की कल्याण हो, समाज की सेवा हो, किस प्रकार भगवान से भक्ति प्रेम बढ़े, किस प्रकार सभी को संतुष्टि मिले, मैं अपना कुछ त्याग के दूसरे को सुखी कर पाऊँ, इस प्रकार यदि हर व्यक्ति सोचने लगे तो समाज बहुत ही एक अच्छा स्थान बन सकता है। तो यही अध्यात्म है, अध्यात्म की शुरुआत है ये। और भगवद गीता को पढ़ने से हम डेस्टिनी के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। एक और प्रश्न जो बहुत पॉपुलर था, वो था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका मन ऊब जाता है। पढ़ाई के विषय में खासकर एक बहुत ही सरल नियम है और बहुत अच्छा नियम है कि आप 40 मिनट के सेशंस में पढ़ाई करें। कुछ भी सब्जेक्ट आप लेते हैं या कोई भी सिटिंग आप करते हैं, तो एक बार में 40 मिनट तक ही आप बैठिए। अगर ध्यान है तो बैठे रहिए, लेकिन ध्यान भटकता है तो 40 मिनट बाद आप 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन लंबे समय तक लगातार एक कार्य में स्थिर नहीं रह पाता है। जो योगी हैं वो लंबे समय तक कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया, जीवन भर अभ्यास किया है। लेकिन हम अभी बच्चे हैं, अभ्यास करना बाकी है। तो शुरुआत ये है कि 40 मिनट तक, कम से कम 40 मिनट तक एक सब्जेक्ट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद यदि ध्यान भटकता है, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए, बाहर जाइए, घूमिए, थोड़ा लेट जाइए, पानी पी के आइए, या अपने मोबाइल में कुछ देख लीजिए, रिफ़्रेश हो जाइए 10 मिनट के लिए। उसके बाद माइंड दोबारा उस कार्य में लगा सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट जितना आपको लगता है। तो इस प्रकार गैप्स लेके आप अपने रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। और बाकी टाइम मैनेजमेंट जो है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि सुबह का समय बहुत ज़रूरी है और बहुत ही शक्तिशाली होता है, खासकर 4 से लेके 7 बजे तक।
तो सुबह पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले एक रात पहले, यानी पिछले शाम को हम जल्दी वाइंड अप करें। 8:30, 9, 9:30 बजे तक मैक्सिमम हम सब कुछ पैकअप करके सो जाएं। ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत डालने से ये हो पाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि रात के समय हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं और सुबह 2, 3, 4 बजे जब भी आप उठ सकते हैं, उस समय एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और आपका माइंड भी पूरा फंक्शनल होगा, क्योंकि आपने रेस्ट किया है 6 घंटे के लिए। आप पूरे रेस्ट कर चुके हैं, आपका शरीर भी रिफ़्रेश्ड है, आपका मन भी एकदम अभी तैयार है कुछ भी कार्य करने के लिए। उस समय यदि आप बैठ के अपना पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे में आप 4 घंटे का पढ़ाई भी कर पाएंगे, यानी समझते हुए उसको और आगे बढ़ते हुए। तो ये कुछ टिप्स हैं। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो है इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। इस प्रकार के, जैसे आपको यहाँ ग्राफ में दिखाएंगे, इस प्रकार के 4 खाने बनाइए, 4 बॉक्सेस बनाइए और अपने जो कार्य हैं, मान लीजिए आपको बिजली का बिल भरना है या फिर आपको सब्ज़ी खरीद के लाना है, आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपका होमवर्क भी बचा हुआ है, उसके बाद आपके कज़न की शादी है, ऐसे आपके सारे कार्यों को उसमें कैटेगराइज करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये एक तरीका है, जो आप 4 विभाग बनाइए, 4 खाने, और सबसे लेफ़्ट टॉप में जो आप देख पा रहे हैं अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद है उसके राइट साइड में नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो हमें ये जो दूसरा खांचा है, दूसरा जो ग्रीन में बना हुआ है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें प्रयास करना चाहिए कि कार्य जब इस स्तर पे आए तब उसको कर दिया जाए। फिर तीसरे खांचे पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर में अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, और चौथा है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमें अपने पूरे दिन के या पूरे महीने या साल के जो स्केड्यूल है, हमें इन विभागों में बांटना है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, जो पीला खांचा था। यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखने हैं जो ज़रूरी भी नहीं है और कोई जल्दीबाजी भी नहीं है उसमें, जो बाद में भी हो सकते हैं और ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन सब चीज़ों को यहाँ लिखिए। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वो चीज़ें अर्जेंट होती जाएंगी, यानी पर्पल खांचे में शिफ्ट हो जाएंगी। फिर तो आपको उसमें अपडेट करना है, पर्पल खांचे में लिखना है कि ये अर्जेंट हो चुका है, इसको जल्दी से निपटाना है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये छोटा चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं कि डस्टबिन भर गया है, इसको खाली करना अर्जेंट है, लेकिन ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाल कटाने हैं, बाल लंबे हो रहे हैं, ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो दिक्कत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आसमान गिर गया, अगर 1 दिन या 2 दिन लेट हो जाए तो भी चल जाएगा। या कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने जाना है, एक दिन अरेंज करना है। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे अर्जेंट होती जाती हैं। उसके बाद जो तीसरा खांचा है, जो ग्रीन खांचा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि कार्य जब इस खांचे तक पहुँचे उसी समय कर दिया जाए। तो ये है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये तुरंत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये इस समय क्यों करें? कोई सोच सकता है कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट होने से तब किया जाए कि बहुत ज़रूरी है और तुरंत करना है। तो एक कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। अगर हम इंतज़ार करते हैं कि जब तक लाल खांचे तक ना पहुँचे कार्य, तो इसमें ये होगा कि हड़बड़ी में करेंगे, आधा अधूरा करेंगे और उसको बेस्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। जनरली हर व्यक्ति इसी प्रकार से होता है। जब तक कार्य लास्ट खांचे तक नहीं पहुंचता कि कल एग्ज़ाम है या कल फाइल सबमिट करना है और आज फाइल बनी नहीं है, तो आज रात को ही, आज शाम को ही बैठ के खचर 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 जैसे तैसे अपना प्रैक्टिकल फाइल बना के अगले दिन सबमिट करते हैं, तो कार्य जो है अच्छे से नहीं होता, क्वालिटी नहीं हो पाती है। और प्रयास करें कि लाल खांचे से पहले ही, जब वो हरा खांचा में है, नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट खांचे में है, उसी समय आप इसको निपटा लें। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे टीवी देखना या सो जाना या कहीं पे जाके चटपटे खाना खाना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा अर्जेंट भी नहीं है। उसके बाद कुछ और कार्य हैं जिनको तुरंत करना है, लेकिन ये इतने ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। जैसे डस्टबिन भर गया है, उसको खाली करना, हेयर कट कराना, अपने बाल काटना और कोई दूर के रिश्तेदार से मिलना। तो
तो ये होना है, जल्दी होना है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाए तो इनको होल्ड पे रखा जा सकता है। तो इनको पर्पल खांचे में रखा गया था। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी जल्दीबाजी नहीं है लेकिन इनको करना है, टाइम से निपटाना है इनको, तो वो आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हमने, अगले महीने आपके एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करना है, और स्कूल के फ़ीस भरने हैं इससे पहले कि फ़ाइन लग जाए, लेट फ़ीस हो जाए, है ना। एक दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं जमा करना, इसको समय से 1 हफ्ता या 1 महीना पहले ही जमा कर देना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम जमा नहीं करेंगे तो लेट फ़ीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अर्जेंट भी नहीं है अभी, यानी उसी समय उसको निपटा देना चाहिए। और प्रैक्टिकल फाइल तैयारी करना। और अभी हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कार्य हैं जिनको तुरंत करना है और फटाफट करना है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी सोचने का समय नहीं है, आपको तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये बहुत अर्जेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हड़बड़ी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। या फिर स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाना प्रयास करते हैं हम। या फिर कोई पास का रिश्तेदार शरीर त्याग चुका है, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते नहीं ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, हम कुछ और काम में चले जाएंगे। नहीं, ये अभी तुरंत आज ही जाना है और बहुत ज़रूरी कार्य है। तो इस तरीके से आप अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करें, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और प्रयास करें कि आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो ग्रीन सेक्शन में हो जाएं। आखिरी में ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है समझने के लिए। तो एक्स एक्सिस में आपका प्रेशर है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है आपके ऊपर, लोड, वर्क लोड हो या स्टडी प्रेशर हो, वो एक्स एक्सिस में है। और वाई एक्सिस में आपका परफॉर्मेंस है कि आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में, ग्राफ के शुरू में x0 y0 पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी प्रेशर नहीं है तो कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन एक्स एक्सिस में आप देखिए जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। जब स्कूल में डांट पड़ती है या एग्ज़ाम्स आते हैं तो तैयारी करने का प्रेशर आता है, उससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ता है। और ये बीच में देख सकते हैं, ये पीक परफॉर्मेंस है, ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहा है। इसको बोलते हैं आइडियल प्रेशर। इतना प्रेशर देने पर इसका परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल्स पे आ जाता है। इसके बाद यदि और प्रेशर दिया जाए तो एंजाइटी, डिस्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन के कारण धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस फिर से घट रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो प्रेशर ज़रूरी भी है, लेकिन आप जानिए कितना प्रेशर ज़रूरी है और उसके बाद आप उसको सीरियस मत लीजिए।